आज क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे। क्वांटम नंबर्स बुनियादी तौर पर न्यूमेरिकल नंबर्स हैं जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की डिराइवेशन के ऊपर बेस्ड हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज अ फेमस इक्वेशन जो कि वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम जो है उसकी एक बुनियाद है। इसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बुनियाद पे क्वांटम नंबर्स जो हैं वो पेश किए गए हैं। अब क्वांटम नंबर्स क्या हैं? तो नंबर जो है बुनियादी तौर पर ये सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट, उसकी बिहेवियर को क्वांटम नंबर्स जो है ये एक्सप्लेन करता है। क्वांटम नंबर्स जो है दीज आर द सेट ऑफ न्यूमेरल्स, यानी ये हिस्से हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। क्वांटम नंबर्स टोटली जो है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरल्स हम बात करेंगे, और न्यूमेरल जो है वो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर हमें रिप्रेजेंट करेगा। क्वांटम नंबर से हम इलेक्ट्रॉन का एड्रेस मालूम कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एटम में कहां पे वाक़ है, आया ये न्यूक्लियस के करीब है या ये न्यूक्लियस से दूर है। क्वांटम नंबर्स की मदद से हम इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मालूम कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस मौजूद है इसकी एनर्जी क्या है। इलेक्ट्रॉन जहां पर मौजूद है, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास एक नया टर्म आ जाता है ऑर्बिटल। तो जो शेल है ऑलरेडी जिसको हम बोर्ड्स मॉडल में जिसको हम पढ़ चुके हैं, उसका शेप क्या है? वो तो एक सर्कुलर पाथ था। यहां पे हम एक और टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, द ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल क्या है? कितने ऑर्बिटल होते हैं एक एटम में, हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, ऑर्बिटल की शेप क्या होगी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हम क्वांटम नंबर्स की बुनियाद पर एक्सप्लेन करते हैं। सिमिलरली क्वांटम नंबर जो है ये आपको इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग मूवमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसकी स्पिनिंग मूवमेंट क्या है, वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो कंप्लीट बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये हम जो है क्वांटम नंबर से हासिल कर सकते हैं। टाइप्स पे अगर हम बात करें तो क्वांटम नंबर्स टोटल जो है वो हमारे पास 4 हैं, ठीक है। इसमें 3 जो है वो डायरेक्ट डिराइवेशंस हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और स्पिन क्वांटम नंबर जो फोर्थ वन है। ये स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन से है, बट बेसिकली ये हमें स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है। दिस इज नॉट द डेरिवेशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसकी ये 3 जो पहले हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दीज आर द डेरिवेशंस ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब वन बाय वन हम हर एक को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। याद रखें क्वांटम नंबर्स जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, ठीक है। तो इसको सही तरह से आप लोगों ने सीखना है। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, और n जो है इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, इंटीग्रल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है? The value of n shows the number of shell in which electron is revolving. ये जो n है यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये बुनियादी तौर पे हमें बताता है कि ये इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में मौजूद है। इस तरह मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि जो क्वांटम नंबर है ये हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्क्रिप्शन देता है कि ये कहां पर मौजूद है। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से लेते हैं कि इसका शेल कौन सा है। अगर n की वैल्यू 1 है जिसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन पहले शेल में मौजूद है। अगर n की वैल्यू 2 है इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में मौजूद है। अगर n की वैल्यू 3 है तो ये तीसरे शेल में मौजूद है। बात समझ में आ रही? Similarly, value of n can also be represented by capital letters such that when n is equal to 1, it will represent k. हम अल्फाबेटिकली भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मसलन अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 का मतलब है कि ये कौन सा शेल है,
K। सिमिलरली अगर n की वैल्यू 2 है तो ये कौन सा शेल होगा? ये L शेल होगा। अगर n की वैल्यू 3 है तो ये कौन सा शेल होगा? ये M शेल होगा, एंड सो ऑन। यानी n इज इक्वल टू 4 के लिए क्या होगा? n होगा, n इज इक्वल टू 5 के लिए O, P, Q एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही? सिमिलरली this quantum number shows the approximate distance of electron from the nucleus. Greater the value of the n, greater will be the distance, and vice versa. जो value of n है ये हमें डिस्टेंस भी शो करता है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है या ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कितने करीब है। जितनी n की वैल्यू ज्यादा होगी इतना डिस्टेंस भी ज्यादा होगा। When n is equal to 1 इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पहले शेल में मौजूद है, ये न्यूक्लियस के करीब है, और अगर n 5 के बराबर है इसका मतलब है कि 5वां शेल है, इलेक्ट्रॉन क्या है? दूर है, away from the nucleus. Similarly, the value of n is also used to determine the energy of the electron. Lower the value of n, lower will be the energy, and vice versa. इसी तरह ये जो वैल्यू ऑफ n है ये हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी रिप्रेजेंट करता है। n की वैल्यू अगर कम है इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी भी कम है, अगर n की वैल्यू ज्यादा है तो इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ये दोनों पॉइंट्स ऑलरेडी हम बोर्ड्स मॉडल के एप्लीकेशन में पढ़ चुके हैं। रेडियस को जब हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन है 0.529 into n स्क्वायर है, तो वहां पे n उससे हम रेडियस यानी डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। इसी तरह एनर्जी में आपके पास n मौजूद है 1312.36 into 1 over n स्क्वायर एनर्जी का इक्वेशन है ना, into किलोजूल पर मोल। तो वहां भी वैल्यू ऑफ n जरूरी है एनर्जी फाइंड करने के लिए। तो अगर n की वैल्यू कम है एनर्जी कम होगी, अगर n की वैल्यू ज्यादा है एनर्जी ज्यादा होगी। अगर n की वैल्यू कम है तो रेडियस भी कम होगा, डिस्टेंस भी कम होगा, ये न्यूक्लियस के करीब होगा। अगर n की वैल्यू ज्यादा है तो ये दूर होगा न्यूक्लियस से। इट इज आल्सो यूज्ड टू डिटरमिन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल बाय यूजिंग फार्मूला 2n स्क्वायर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक और चीज जो हम फाइंड कर सकते हैं वो क्या है? वो बुनियादी तौर पर नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है कि किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होंगे, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एक शेल में आ सकते हैं। तो ये हम 2n स्क्वायर फार्मूला के जरिए करेंगे। कौन से फार्मूला के जरिए? 2n स्क्वायर। ठीक है, n जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वैल्यू इसकी 1 2 3 4 5 हो सकती है। तो देखें अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है कौन सा शेल होगा? ये शेल होगा, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बिकॉज़ 2n स्क्वायर है। तो यहां पे n पुट करें, n की जगह पे जब आप 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर से 1 आएगा और 1 into 2 क्या आएगा? 2। इसका मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, राइट। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। n की जगह पे आप 2 पुट करें, 2 स्क्वायर 4 आ जाता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। सिमिलरली थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2 की जगह पे n की जगह पे आप 3 पुट करें तो 9 होगा और 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18। फोर्थ शेल में 32 होंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाता है। क्लियर हो गया? तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, चौथे शेल में 32 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये कैपेसिटी है। अब जरूरी नहीं है कि थर्ड शेल है तो इसमें लाजमी तौर पे 18 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। मसलन ये आपकी क्लास है, इसमें 100 स्टूडेंट्स की अगर कैपेसिटी है तो जरूरी तो नहीं है कि 100 बाई 100 यहाँ पे मौजूद हो, वरना ये क्लास नहीं लिया जाएगा। जितने बंदे होंगे वो बैठ जाएंगे, बाकी जगह इनकी रह जाएगी। अगर 101 बंदे हैं तो फिर वो एक बंदा जो है दूसरी क्लास में जाएगा। तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। पहले शेल की कैपेसिटी 2 है तो अगर आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक की जगह खाली रह जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास 2 हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आ जाएंगे, कंप्लीट हो गया। अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आ जाएंगे, कैपेसिटी फुल हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में जाएगा। अब जब तक दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते
तो जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो दूसरे शेल में ही होंगे। जैसे ही दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, फिर उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन आता है, अगर 11th इलेक्ट्रॉन है तो फिर वो थर्ड शेल में जाएगा। So this is all about the principal quantum number. Once again, in a nutshell, principal quantum number हमें शेल को रिप्रेजेंट करता है, सही है। इंटीग्रल वैल्यू होगी इसकी कोई भी 1 2 3 4 5 6। इसको हम अल्फाबेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं K L M N O से, ठीक है। इससे हम एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ एन जितनी कम होगी एनर्जी कम होगी, वैल्यू ऑफ एन जितनी ज्यादा होगी एनर्जी ज्यादा होगी। इससे हम रेडियस भी मालूम कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ एन कम होगी रेडियस कम होगा यानी फासला कम होगा, वैल्यू ऑफ एन ज्यादा होगी रेडियस यानी फासला ज्यादा होगा, ठीक है। और इससे हम कैपेसिटी ऑफ द शेल मालूम कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसी शेल में आ सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग फार्मूला 2n²। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा जो क्वांटम नंबर है दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं और इसको हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं, और इसको हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर। सिमिलरली इसको हम सेकेंडरी क्वांटम नंबर कहते हैं। It counts for the presence of fine lines in the hydrogen spectrum which indicates the presence of the subshell. अगर आपको याद हो तो हमने जीमन इफेक्ट पढ़ा था, स्टार्क इफेक्ट पढ़ा था, डिफेक्ट्स ऑफ द बोर्स मॉडल में, कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को अगर आप इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से गुजारें तो उसकी मजीद स्प्लिटिंग होती है इनटू फाइन लाइंस। तो वो जो स्पेक्ट्रम आ रहा है वो तो ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है। एक शेल से इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में जा रहा है, उससे एनर्जी रिलीज होती है जिससे स्पेक्ट्रम आ जाता है। तो वो स्पेक्ट्रम विद इन द स्पेक्ट्रम जो है वो स्पेक्ट्रम के अंदर जो फाइन लाइंस हैं वो कहां से आ रहे हैं, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर उसकी एक्सप्लेनेशन आपको करती है कि असल में शेल के अंदर सब शेल होते हैं। शेल इज मजीद डिवाइडेड इनटू सब शेल्स। तो विद इन द सब शेल अगर आपके पास ट्रांजिशन होती है तो इसका मतलब है कि क्या होगा, आपके पास फाइन लाइंस आएंगे विद इन द स्पेक्ट्रम। मजीद विद इन द स्पेक्ट्रम, एक स्पेक्ट्रम है उसमें जो मजीद फाइन लाइंस हैं वो विद इन द शेल, जो सब शेल के अंदर ट्रांजिशन होगी उसी से आपके पास ये फाइन लाइंस आ रही हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर द फर्स्ट टाइम सब शेल का आइडिया हमें दे रहा है। अभी तक हमें सिर्फ शेल का पता था, अब हमारे पास एक और टर्म आ गया सब शेल। ठीक हो गया। The value of L is given as L is equal to L-1। जिस तरह हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पढ़ी कि n है which is equal to 1 2 3, L की वैल्यू यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू n-1 होगी। n-1 का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो भी हो उससे हम 1 माइनस करेंगे तो उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए L की वैल्यू आ जाएगी। मसलन अगर फर्स्ट शेल है तो n is equal to 1 है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 1 है तो उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, 0, क्योंकि 1 माइनस 1 से 0 आता है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पास 2 है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, 1 होगा। तो n-1 की वैल्यू होगी, n अगर 1 है तो L 0 होगा, n अगर 2 है L 1 होगा, n अगर 3 है तो L 2 होगा, n अगर 4 है तो L 3 होगा। क्लियर? Now each value of L denotes a subshell such that if L is equal to 0, अगर आपके पास L 0 है तो ये क्या डिनोट करता है, 0 का मतलब है कि there is S subshell। 0 का मतलब क्या है, S subshell। ये S जो है this is from sharp, और ये sharp जो है ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है। अगर L की वैल्यू 1 है तो ये P सबशेल को डिनोट करेगा। P जो है ये प्रिंसिपल से आता है, P क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है। सिमिलरली अगर L की वैल्यू 2 है तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये D सबशेल को रिप्रेजेंट करेगा। D जो है ये डिफ्यूज्ड से आता है। सिमिलरली L is equal to 3 है अगर, तो कौन से सबशेल को रिप्रेजेंट करेगा, F सबशेल को रिप्रेजेंट। मतलब हमारे पास 4 सबशेल हैं, S P D और F। S के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। ठीक है, तो अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है इसका मतलब है कि ये F सबशेल है। अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है इसका मतलब ये P सबशेल है।
क्लियर हो गया? नाउ एल से हम सबशेल का पता लगा लेते हैं पहले कि कौन सा सबशेल है, फिर मजीद इससे हमें यह भी पता चल जाता है कि इसकी शेप क्या है। मसलन अगर एस है तो एस स्फेरिकल होगा। स्फेयर जो बॉल होता है आपके पास, बॉल क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, टेनिस बॉल, ठीक है, वो स्फेयर होता है। अगर आप एक कार्टेशियन प्लेन पे इसको रखना चाहते हैं तो एट द सेम टाइम ये तीनों प्लेन्स पे आ सकता है, तीनों एक्सिस पे आ सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। पी जो है ये डंबल शेप होगा। डंबल जानते हैं? दिस इज डंबल, राइट? नाउ डी इज सॉसेज शेप। ये सॉसेज शेप है, या इसको आप डबल डंबल भी कह सकते हैं, यानी ये एक पी और साथ में दूसरा पी, ठीक है? तो सॉसेज शेप या डबल डंबल शेप होगा डी का। और जो एफ है ये कॉम्प्लिकेटेड है, सही है, सो वी कैन नॉट ड्रॉ दिस एज सच, ठीक है? ठीक है। अच्छा, मजीद वैल्यू ऑफ एल आल्सो डिटरमाइंस कैपेसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। जिस तरह वैल्यू ऑफ एन से हम कैपेसिटी मालूम कर रहे थे, इसी तरह वैल्यू ऑफ द एल से यानी ज़ेनिथल क्वांटम नंबर से भी हम क्या मालूम कर सकते हैं? सबशेल की कैपेसिटी मालूम कर सकते हैं। इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? 2l+1। यानी अगर L की वैल्यू आपके पास 0 है, S सबशेल है, तो यहां पे आप 0 पुट करें तो 2 into 0 क्या आता है? 2 into 0 0, 0 plus 1 1 और 1 into 2 2। तो मतलब ये हो गया कि S में आपके पास कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आप P सबशेल के लिए मालूम करें तो P के लिए L की वैल्यू क्या होगी? 1। तो 2 1s are 2 plus 1 3 into 2 5 6, राइट? सो P में हमारे पास क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, ठीक है? सिमिलरली अगर हम D सबशेल की बात करें तो D के लिए की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 2 4 plus 1 5। तो D में हमारे पास क्या होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और F के लिए L की वैल्यू क्या है? 3 है, तो क्या होगा? 3 into 6 plus 1 7 into 2 14। क्लियर हो गया? तो F में हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। नाउ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इट इज आल्सो कॉल्ड एज ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। स्मॉल m से इसको डिनोट करेंगे, इसको हम ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। कौन सा क्वांटम नंबर कहते हैं? ओरिएंटेशन किस चीज को कहते हैं? यू नो व्हाट इज ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन इज द अरेंजमेंट इन स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी चीज की अरेंजमेंट को ओरिएंटेशन कहते हैं कि आए ये चीज x एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे है, ये z एक्सिस पे है, ये x y दोनों पे है, ये x z दोनों पे है, या ये x y के दरमियान है, या ये y z के दरमियान है, ये एट द सेम टाइम x y z तीनों पे आ रहा है। दैट इज ओरिएंटेशन, किसी चीज की अरेंजमेंट इन स्पेस। ये जो 1D 2D 3D की हम बात करते हैं, तो ये ओरिएंटेशन हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशन का मतलब क्या है कि इसका x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस तीनों मौजूद है। 2 डायमेंशन का मतलब है कि इसका सिर्फ x और y एक्सिस मौजूद है। 1 डायमेंशन का मतलब है कि सिर्फ 1 एक्सिस इसका मौजूद है। तो ओरिएंटेशन इज अरेंजमेंट इन स्पेस। नाउ इट एक्सप्लेन्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल को एक्सप्लेन कर रहा था, एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल को एक्सप्लेन कर रहा था। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं ये क्या है, किस तरह है, क्यों है, कहां से है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर जो है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है, वो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन करते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन सबशेल interacts with the external magnetic field and as a result orient themselves in region of space called orbitals। अब यहां हमारे पास एक और टर्म आ जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, ऑर्बिटल। जब आप किसी एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हर एक सबशेल का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज्ड पार्टिकल्स और चार्ज्ड पार्टिकल्स की हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। जब वो मूवमेंट कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो मूवमेंट कर रहे हैं, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन जो कि मूविंग चार्ज बॉडीज हैं उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा।
ये इसका मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड, इसकी एक खास डायरेक्शन में ओरिएंटेशन होगी। तो जिस ओरिएंटेशन में एक सब शेल मौजूद होता है, उस सब शेल की ओरिएंटेशन को हम ऑर्बिटल कहते हैं। जो सब शेल हमने पढ़ा S, P, D एंड F, S की ओरिएंटेशन क्या है इन दिस स्पेस, P की ओरिएंटेशन क्या है, D की ओरिएंटेशन क्या है, F की ओरिएंटेशन क्या है। जब हम इसकी ओरिएंटेशन के ऊपर बात करेंगे, we will be discussing the magnetic quantum number. The value of M shows the possible orientation of orbitals in magnetic field and is found by a formula 12 plus 1, which ranges from -1 through 0 to +1. This is one other important point of this quantum number. जो वैल्यू ऑफ m है, ये हमें ऑर्बिटल की पॉसिबल ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कि इस ऑर्बिटल की पॉसिबल ओरिएंटेशन क्या है। अब इसकी ओरिएंटेशन को मालूम करने के लिए कि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने ओरिएंटेशन में हो सकता है, इसको हम 12 plus 1 से मालूम कर सकते हैं। मसलन अगर s की आप ओरिएंटेशन मालूम करना चाहते हैं तो s के लिए l की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 2 into 0 क्या आएगा, 0 plus 1 1। इसका मतलब है कि s का सिंगल ओरिएंटेशन है, क्योंकि m उसके लिए 0 है तो सिर्फ सिंगल एक वैल्यू आ रही है विच इज 0। s के लिए m की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन है उसका, वो 3 डायमेंशनल है। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस एट द सेम टाइम उसको कवर कर रहा है। सो s सिर्फ एक है हमारे पास, एक ही ओरिएंटेशन है इसका। और इसकी ये जो वैल्यू है, अब इस s के लिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो ये एग्जैक्ट बस 0। अगर हम p की बात करें तो p के लिए आप देखें, p के लिए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 2 1 2, 2 plus 1 3। इसका मतलब है कि हमने 3 वैल्यूज यहां से सेलेक्ट करने, तो 3 वैल्यूज हमने क्या करने, 0 से प्लस और माइनस की तरफ। तो एक तो 0 खुद हो गया, एक +1 एक -1, तो 3 वैल्यूज हमारे पास है। इसका मतलब है कि p 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन में मौजूद हो। p की ओरिएंटेशन मैक्सिमम कितनी होगी, इसलिए हम कहेंगे कि p के 3 ऑर्बिटल्स होंगे। इसका मतलब ये है कि p जो है ये 3 ओरिएंटेशंस में है। अगर आपके पास m की वैल्यू लेट्स से 2 है, तो फिर आपने यहां से 2 तक जाना है, 5 डिफरेंट वैल्यूज होंगी। फिर अगर 0 है तो सिर्फ 0, अगर यहां से 1 है तो +1 और -1 को हमने साथ ले लिया, अगर यहां पे वैल्यू 2 आ रही है तो +2 और -2 को भी हमने साथ ले लेना है। तो -2 -1 0 +1 +2 टोटल कितने ओरिएंटेशन बन जाते हैं, तो d के 5 ओरिएंटेशन होंगे। इसको हम आगे पढ़ते हैं। देखिए अगर m की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि m की वैल्यू सिर्फ 1 आ रही है, एक वैल्यू है जो बुनियादी तौर पर क्या है, it means for S subshell m has only one value which is 0। एक ही वैल्यू है, 1 है, तो ये एक वैल्यू क्या होगी, ये 0 होगी, क्योंकि वैल्यू हम कहां से लेंगे, फॉर्मूले से। तो हमारे पास ओरिएंटेशन आ जाते हैं कि एक ओरिएंटेशन है कि 2 है या 3 है। वैल्यू तो हमने -1 0 +1 से ले लेना है, तो एक वैल्यू हम 0 लेंगे। 2 वैल्यूज तो नहीं हो सकती, 3 वैल्यूज हो सकती है, तो 3 वैल्यूज फिर 0 +1 +2 सॉरी 0 +1 और -1। अगर आपके पास 5 वैल्यूज हैं तो फिर 0 +1 -1 +2 -2, तो टोटल 5। या 7 आपके पास आ सकते हैं, तो 7 के केस में 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3, ये टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। और n = 1, अगर n की वैल्यू 1 है तो n लेगी, मतलब 3 डिफरेंट ओरिएंटेशंस। तो 3 के लिए हमारे पास क्या होगा, 3 के लिए हमारे पास -1 0 +1 होगा। इसका मतलब है कि p जो है वो 3 डिफरेंट ओरिएंटेशंस में मौजूद है, जो कि px है, py है और pz। क्लियर? यस सर। px का मतलब है कि ये p ऑर्बिटल x एक्सिस पे है, py का मतलब है कि ये p सबशेल जो है y एक्सिस पे मौजूद है, pz का मतलब है कि ये वही p है लेकिन z पे है। इन तीनों में कोई फर्क नहीं है सिवाय ओरिएंटेशन के। मसलन मैं p हूं तो इस तरह मैं खड़ा हूं तो मैं px कहलाऊंगा, अगर मैं लेट गया मैं py कहलाऊंगा, अगर इस तरह तस पे हो गया तो pz कहलाऊंगा। ठीक है, मेरी एनर्जी में कोई फर्क नहीं आएगा। तो px और py और pz में कोई फर्क नहीं है सिवाय ओरिएंटेशन के। फर्क सिर्फ
ओरिएंटेशन का है कि ये कौन से एक्सिस पे मौजूद है, एक्सिस में फर्क आएगा, एक्सिस में फर्क आएगा, ठीक है। तो ये सेम वही सब शेल है, इसकी एनर्जी वही होगी, इस वजह से इसको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, क्योंकि एनर्जी सेम है, क्योंकि फर्क नहीं है। आप ये भी कर सकते हैं कि py को px के लें, px को py, pz को pz कर दें, किसी भी एक्सिस पे ये अगर आ जाता है वही एक्सिस का नाम इसका पड़ जाता है। जरूरी नहीं है कि आपने फिक्स नाम देना है कि ये px px ही रहेगा, यही p है आप y पे कर लें वो py हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह अगर l की वैल्यू 2 है, 5 डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं, तो 5 वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, -2 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि l की वैल्यू 2 है तो हमने -2 -1 0 +1 +2, यहां पे l की वैल्यू 1 है तो -1 से हमने स्टार्ट कर दिया, यहां पे l की वैल्यू 0 है तो 0 से हमने स्टार्ट कर दिया, आगे पीछे नहीं जा रहा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो वैल्यूज है हमारे पास वो क्या है, 5 डिफरेंट, dxy dyz dzx dx2y2 dz2। dxy का मतलब है कि ये जो d है ये x और y के दरमियान है, जो yz है ये d ऑर्बिटल है y और z के दरमियान है, z और x एक्सिस के दरमियान है। x2 y2 का मतलब है कि जो दो लोब्स हैं, दो 4 लोब्स हैं, तो एक जो है वो डम्बल वो x पे है, एग्जैक्ट x एक्सिस पे, दूसरा y एक्सिस पे है, ये बिटवीन द एक्सिस है और ये ऑन द एक्सिस है। dz पे थोड़ा सा डिफरेंट है, ये कलर शेप एक आ जाता है और xz एक्सिस पे आ जाता है, इसको बाद में शेप्स में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, अगर l की वैल्यू 3 है तो 7 डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास आएंगी, तो 7 डिफरेंट वैल्यूज क्या होंगी, 3 से हमने स्टार्ट करना है, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो 7 डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं। ये वो डिफरेंट आपके पास जो है f ऑर्बिटल्स में से fz3 fxz2 fyz2 fxyz एंड सो ऑन। ये आपने याद नहीं रखना, ठीक है। d का हमने याद करना है, ये याद करना नहीं है इसका, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है। सिमिलरली एन ऑर्बिटल यानी एक सिंगल ओरिएंटेशन जो है कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में, एक सिंगल ओरिएंटेशन में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मसलन अगर आपके पास s ऑर्बिटल है तो s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन एक ही है। अब p जो है, तो p में टोटल 6 आते हैं, तो p की कितनी ओरिएंटेशंस है, 3, px में 2, py में 2, pz में 2, तो टोटल कितने हो गए, 6। इसी तरह d जो है उसके 5 ओरिएंटेशंस हैं, तो d में टोटल सबसे पहले पढ़ा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब dxy में 2, dyz में 2, dzx में 2, dx2y2 में 2 और dz2 में 2, तो टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। इसी तरह f के जो 7 डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, 7 डिफरेंट ओरिएंटेशन है, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ऑलरेडी ज़ेवितुल क्वांटम नंबर में हमने पढ़ लिया, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर है द फाइनल वन, ठीक है, जो कि स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन से है, इट इज नोट बाय स्मॉल s, इट डिनोट्स द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, इट्स कॉल्ड सेल्फ रोटेशन। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन 2 तरह का मूवमेंट करता है विद इन द एटम, यू नो। एक तो ये रोटेशन करता है, ये फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से ये रोटेशन करता है, इसको रोटेशन कहते हैं। It revolves around the nucleus। एक ये स्पिनिंग करता है, मसलन अगर ये इलेक्ट्रॉन है, एक तो ये इस तरह मूवमेंट कर रहा है, दूसरा ये इस तरह भी साथ में कर रहा है, खुद भी कर रहा है और यस अपने एक्सिस से भी स्पिन कर रहा है। मसलन ज़्यादा से ताबीर हम करना, दिस इज स्पिनिंग, दिस इज स्पिनिंग, और कैसे ज़्यादा से ताबीर हम ज़्यादा से दिस इज रिवॉल्यूशन, और कैसे ज़्यादा से ताबीर हम no spinning como sara rotation como sara walu so electron da dua cara ke jami kar se ma como electron da dua cara una kai da duyam kar se kamne no da mun ka spin quantum number मान इसमें। so spin quantum number se kamne it denotes the spin of the electrons around its own axis। अब स्पिन जो है ये 2 तरह का हो सकता है, या ये क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज का मतलब जिस तरह घड़ी की सुइयां जो है वो जिस तरह
एग्जैक्ट उसी तरह अगर इसका स्पिन है दैट विल बी क्लॉकवाइज, और अगर उसका अगेंस्ट दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज को हम इस एरो से रिप्रेजेंट करेंगे जो अबव एरो है, और डाउनवर्ड एरो से हम एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी वैल्यू क्योंकि क्वांटम नंबर है, और क्वांटम नंबर यू नो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, तो ये या तो प्लस हाफ होंगे, अगर क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हाफ। द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन आल्सो प्रोड्यूसेस ऑन मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रॉन जब स्पिनिंग मूवमेंट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो एक चार्ज बॉडी है, और चार्ज बॉडी अगर मूवमेंट कर रहा है तो इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो हर एक इलेक्ट्रॉन अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ टीनी मैग्नेट, ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। सही है, द इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन आर कॉल्ड पैरेलल स्पिन। अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम स्पिन कर रहे हैं तो इसको हम पैरेलल स्पिन कहेंगे। दोनों जो है अबव एरो से हम इसको डिनोट करेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन कर रहे हैं, यानी एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल कहेंगे या पेयर्ड अप स्पिन कहेंगे। पेयर्ड अप स्पिन या एंटी पैरेलल स्पिन। ठीक है, सो ये बुनियादी तौर पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसका एक्सिस है, तो अपने एक्सिस से ये स्पिन कर रहा है, और अगर इस तरह ये कर रहा है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन।